ऑडियो स्क्रीन प्रॉपर है। यस सर। ओके। Hey, good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस लैब वगैरह सबका हुआ? क्यों? प्रीवियस हाइपर-वी वगैरह इंस्टॉलेशन, ओएस इंस्टॉलेशन एंड कोर सर्वर, ये सब प्रैक्टिस किया आप लोगों ने? कोई इशू तो नहीं? नो सर। ओके। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। ओके। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज मीन्स are in short it is active ADDS, and it is very important role, okay, for interview, for job, for everything, okay। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आप जॉब में जाओ, इंटरव्यू में जाओ, एग्जाम में बैठो, इससे सवाल आने ही आने हैं। और यू कैन स्टार्ट योर फर्स्ट जॉब विथ एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। ओके, you can start managing active directory domain services components like user directory, group directory, and many other component of active directory domain services. Okay, so this is your first role where you can start working with your server. Okay, अपने सर्वर के साथ, जॉब के साथ आप एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज एक ऐसा रोल है जिसके साथ आप अपना काम स्टार्ट करते हो। ओके, बेसिकली व्हाट इज एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज? तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है ना। बहुत बड़ा इन द सेंस ये पूरा एक बुक है, या लाइफ टाइम इसके बारे में हमें पढ़ना होता है। फिर भी ये ख़त्म होने वाला टॉपिक नहीं है। एक्टिव डायरेक्टरी बहुत बड़ा टॉपिक है। हम इसमें डे बाय डे कुछ ना कुछ नया पुराना कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, है ना। तो आज हम लोग यहाँ पर देखते हैं लाइक एक्टिव डायरेक्टरी के डेफिनेशन के बारे में, की कंपोनेंट के बारे में, एंड मेनी अदर थिंग्स। ओके, अगर कोई कुछ एक्सप्लेन करना चाहता है, कुछ एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में बताना चाहता है, तो आप पहले बता लो अगर आपको जो भी बेस्ट नॉलेज है। अदरवाइज म्यूट करके रखें। कुछ भी अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं, इफ़ यू हैव एनी नॉलेज अबाउट एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, यू कैन आंसर। ओके। Okay, I think no idea. Okay, no worry. So, ADDS stand for Active Directory Domain Services. Okay, and Active Directory Domain Services is a core component of Microsoft Active Directory. Okay, it is a core component. Core component means very important component for your server. Okay. And with the help of Active Directory Domain Services, we can manage complete domain level infrastructure. Okay, it is used to manage complete domain infrastructure, domain infra. With the help of Active Directory, we can manage domain infrastructure. Okay, and also we can answer that particular AD service provide centralized management। ये सभी चीज़ें आपको इंटरव्यू, एग्जाम या हर जगह आपको एक्सप्लेन करना हो सकता है। इंटरव्यू के टाइम बहुत डीप में, अगर बहुत एडवांस टॉप प्रोफाइल के लिए आप जा रहे हो, अच्छी सैलरी है, तो बहुत डीप में इससे टॉपिक पूछे जाते हैं। तो हर पॉइंट को आप समझेंगे। रिकॉर्डेड वीडियो से 10 बार 5 बार जो भी देखना चाहो देखोगे आप। और अभी लाइव जो आप सुन रहे हो, इसका कुछ नोट वगैरह भी आप, शॉर्ट नोट, कुछ पॉइंट्स साथ में लिखते जाना, लेट कर क्लासेस मत देखना। ओके, सो सेंट्रलाइज वीडियो ऑन कर सकते हो आप लोग। सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। ओके, इट प्रोवाइड centralized management, right? Centralized management means we can manage multiples of
components like user groups, computers with the help of single server. Okay. And provide multiple access management. Okay, based on network activity, based on network requirement, based on net infrastructure demand. Okay, so it allow organizations to manage, it allow organizations to manage users, group, computers, and other component. राइट, ये मल्टीपल्स ऑफ कंपोनेंट्स को मैनेज करने के लिए, रिसोर्सेस को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ओके, कुछ की पॉइंट के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं, सो विद द हेल्प ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज we can manage, or it provide user authentication, it maintain user authentication. Okay, where you can, or where we can create multiples of user on server, on AD server, and we can log in that those users are all domain users on different computers. Okay, so provide centralized management and verify user logon process. Okay, with the help of single AD service. Okay, so user authentication, verify is a process to verify logon process. ओके, कि किस यूजर को लॉगिन कराना है, कहाँ पर लॉगिन कराना है, उसका ऑथेंटिकेशन होगा या नहीं होगा, क्या है कैसे है. एंड ऑल ऑथेंटिकेशन मैनेज्ड बाय डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, बट देयर इज प्रोटोकॉल विच इज कर्बरोज, BEROS, कर्बरोज, एंड NTLM. डोंट वरी, इस दोनों प्रोटोकॉल के बारे में आगे मैं दिखाऊंगा कहाँ इनका डिटेल होता है. बट अभी के लिए जस्ट कर्बरोज एंड NTLM, दीज आर द ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल इन एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन इन्वायरमेंट. ओके, ये पूछा जा सकता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल टू मैनेज द यूजर लॉग ऑन प्रोसेस. ओके, so you need to answer these all things. Okay, so every particular line is the part of interview, is the part of exam, is the part of company level environment. Okay, next thing, like there is another multiple protocol in active directory domain services. Okay, but right now for authentication there is Kerberos, which is KV5, and NTLM. Okay, for authentication. And there is second point, which is authorization and access control. Authorization and access control. What does it mean? It mean it define who can access. Okay, it define access control या फिर authorization क्या होता है कि भाई कौन एक्सेस कर सकता है. ओके, कौन से स्टाफ, कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सी टीम एक्सेस कर सकता है, क्या एक्सेस कर सकता है. ओके, तो हियर वी कैन, आर एडमिन कैन डिफाइन हु कैन एक्सेस, like who can access. Okay, like which department have access of a specific detail. Okay, like there is multiple department, HR department, marketing department, there is HR file, marketing file, accounting files. There are multiple types of database in domain environment. So कौन किसको एक्सेस करेगा, ये सब ऑथोराइजेशन एक्सेस कंट्रोल का पार्ट होता है. ओके, सो इट मेंटेन एक्सेस, इट मेंटेन सिक्योरिटी ग्रुप, इट मेंटेन परमिशंस. ओके, कि किसको क्या चीज एक्सेस करानी है. अनदर थिंग वी कैन ऐड, लाइक इट प्रोवाइड सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट. अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला, बट इसके कुछ पॉइंट्स को मैं एज एग्जांपल ऐड करता हूँ. सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट मीन्स सर्वर एडमिन कैन मैनेज users, groups, and policies, computers, etc. Okay, from one place. ये भी आप मेंशन कर सकते हो, फ्रॉम वन प्लेस.
एक ही प्लेस से ये सारी चीजें क्या होती हैं, मैनेज की जाती हैं बाय सर्वर एडमिन, ओके। And another multiple things we can handle through there is another multiple key point like there is GPO. In short, there is GPO. GPO stand for Group Policy Management. Group Policy Management. What is the meaning of Group Policy Management? This particular setting or component allow network administrator to assign different types of policies or access control on AD components. Like admin have complete access to allow the user groups and computers to access a specific service or deny the user groups and computers to deny the specific services. Okay, so it is totally based on नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, उसको जैसी नीड है, जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग टीम क्या करेगा या एडमिन क्या करेगा कि ये पॉलिसी अप्लाई कर दो। फॉर एग्जांपल, in my organization I want to deploy a role which is active directory domain services, but I want to deploy for example there is 50 plus users, okay, who are working in my organization on different workstation PC, but I want to differentiate 50 users in three department. One is HR, marketing and accounting. Okay. I want to deploy a specific application for HR department only. Okay. I don't want to deploy a specific application for other two department. So we can apply that particular application with the help of group policy, and successfully we can deploy that particular application to the specific user or group. Okay. तो उस पर्टिकुलर ग्रुप के पास वो एक्सेस मिलेगा, और बस जैसे ही वो अपने कंप्यूटर पर लॉगिन करेंगे एचआर डिपार्टमेंट वाले, उनको उस एप्लीकेशन का एक्सेस मिल जाएगा, अदर्स को नहीं मिलेगा। ओके। तो ग्रुप पॉलिसी में कुछ इस तरीके से होता है, वी कैन कंट्रोल एवरी सेटिंग। आप चाहते हो कि कैलकुलेटर ओपन ना कर पाए मार्केटिंग वाले, तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। तो ग्रुप पॉलिसी मीन्स टोटली आर इट इज अ control or access policy. Okay, admin can create different policy, and there is another multiple component. Okay, like there is DC, there is CDC, there is ADC, there is RODC. Okay, and there is another multiple component आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके, ओके। नेक्स्ट थिंग, like working process of AD, right? सो वर्किंग प्रोसेस क्या है या इसका फीचर क्या है, मल्टीपल थिंग्स यहाँ पर देखेंगे, बट देर इज और फॉर एग्जांपल इसका अगर हम एक लैब सेटअप के अकॉर्डिंग इसकी बात करें, या वर्किंग प्रोसेस पर आने से पहले इसका एक या 1 मिनट, फिजिकल वर्सेस लॉजिकल कंपोनेंट इन एडी। एडी में क्या होता है कि ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि व्हाट अबाउट फिजिकल एंड लॉजिकल कंपोनेंट इन एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। ओके,
तो बेसिकली एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज कंसिस्ट बोथ टाइप ऑफ कंपोनेंट. देर इज फिजिकल एंड देर इज लॉजिकल. ओके. And physical component, logical component work together to provide the Active Directory centralized service. Okay. There are different types of physical component. अगर हम physical component के अंदर देखें तो there is like a tree or infrastructure level elements like DC, domain controller. Okay. DC, it is DC. DC stand for domain controller. Okay. So how we can set up domain controller? There is physical server. हमें एक सर्वर लगाना होगा, फिजिकल सर्वर होगा. कंपनी में पहले स्टेब्लिश करेंगे, सर्वर परचेज करेंगे और फिर उस पर हम जैसा भी काम करना होगा करेंगे. एंड दैट पर्टिकुलर सर्वर स्टोर द एडी डेटाबेस. ओके. स्टोर द एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस, लॉग फाइल एंड मल्टीपल्स ऑफ थिंग्स. सो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एडी डेटाबेस कैसे बनेगा हमारे फिजिकल सर्वर पर, या हमारा फिजिकल सर्वर हमारा क्या होता है, फिजिकल कंपोनेंट होता है. बट फॉर एग्जांपल मैंने एक सर्वर लिया और ये पर्टिकुलर सर्वर हमारा है सीखो लाइव.लोकल. सीखो लाइव.लोकल. तो ये हमारा क्या, एक फिजिकल कंपोनेंट है. ओके. इसके अंदर हम फिजिकल डेटा, सॉरी, एक डेटाबेस बनाते हैं, इज अ पार्ट ऑफ लॉजिकल बट नॉट द कंपोनेंट ऑफ नॉट द पार्ट ऑफ लॉजिकल कंपोनेंट. बट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि जस्ट सीखो लाइव डॉट कॉम हमारा जो फिजिकल सर्वर है इज अ फिजिकल कंपोनेंट. ओके. फिजिकल डेटाबेस अगर हम लोग देखें तो अपने सर्वर पर हम लोग फिजिकल डेटाबेस भी बनाते हैं क्योंकि हमारे सर्वर पर है, और जिसके अंदर हम लोग NTDS की डायरेक्टरी देख लें, सिसवॉल की डायरेक्टरी देख लें, ग्लोबल कैटलॉग देख लें, मल्टीपल ऐसे अपडेट हमें देखने को मिलते हैं. मल्टीपल साइट भी हम लोग यहीं पर प्लान करते हैं. मल्टीपल साइट्स प्लानिंग होती है, like site A, site B, site C. Every site we can set up on different location, or in different locations. We can set up every sites in different countries. Okay, as per the need and requirement of infrastructure. कि कुछ countries ले लें, जैसे कि हमारा मेन सर्वर इंडिया में है, उसका ब्रांच ऑफिस मैंने USA में ड्रॉप किया, मतलब एक इस्टेब्लिश किया. एक और सर्वर, एक और ऑफिस मैंने सेटअप किया कनाडा में, एक और सेटअप किया हैदराबाद में. लोकेशन डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है. एंड वी कैन कनेक्ट एवरी सर्वर टुगेदर. ओके. बट जो भी हमारा फिजिकल कंपोनेंट फिजिकली सेटअप और सारी चीज रही, इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल कंपोनेंट. ओके. और उसके अंदर हर पर्टिकुलर सर्वर का हमें क्या करना पड़ेगा, एक फिजिकल डेटाबेस बनाना पड़ेगा. चाहे वो साइट है तो हमें हर पर्टिकुलर सर्वर का अपने मेन सर्वर पर साइट बनाना पड़ेगा. साइट A, साइट B, साइट C, जो भी हमारे सर्वर्स हैं उनका सभी का साइट बनाना पड़ेगा. राइट. ग्लोबल कैटलॉग ऐसे होता है, सिसवॉल फोल्डर होता है, NTDS होता है. ओके. ये सभी हमारे कहाँ पर मिलते हैं, AD के अंदर मिलते हैं. एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज फिजिकल सर्वर पर आपको देखने को मिलेंगे. क्लियर है. और अगर हम लोग यहाँ पर देखें लाइक लॉजिकल कंपोनेंट के बारे में, अभी हम लोग साइट बनाएंगे, ग्लोबल कैटलॉग सेटअप करेंगे, लॉग देखेंगे, तो वो सब फिजिकल कंपोनेंट है. बट लॉजिकल के अंदर अगर हम लोग देखें, व्हाट अबाउट लॉजिकल कंपोनेंट, सो देयर इज डोमेन्स. ओके. देयर इज डोमेन, जो भी हमारा हायरार्किकल स्ट्रक्चर है. जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज लाइक हायरार्की ऑफ सर्वर, हायरार्की ऑफ डोमेन. ओके. जो भी हमारे AD के हायरार्की हैं, जैसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग ले सकते हैं डोमेन्स. ओके. जो कि हमारा एक नेम या एक पर्टिकुलर प्लानिंग होता है कि दिस इज द लॉजिकल प्लानिंग, कि देर इज लाइक सीखो लाइव डॉट लोकल.
ओके, ये हमारा क्या है, एक एक फॉरेस्ट लेवल की प्लानिंग भी हो सकती है, फॉरेस्ट लेवल, फॉरेस्ट लेवल कंपोनेंट। ओके, तो डोमेन में हम लोग क्या ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक डोमेन मैंने ले लिया सीखो लाइव डॉट, एक लॉजिकल प्लानिंग हो गया सीखो लाइव डॉट लोकल डॉट कॉम डॉट इन डॉट को, कुछ भी आप ले सकते हो। एंड फॉरेस्ट लेवल में हमारा क्या होता है, लाइक इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ डोमेन कंटेनर। ओके, बोल सकते हैं कि हाईएस्ट लेवल ऑफ डोमेन कंट्रोलर। ओके, जो कि क्या करता है, कंसिस्ट करता है मल्टीपल डोमेन को, है ना, इट स्टोर वन आर मोर डोमेन, बहुत सारे डोमेन को एक साथ ये क्या करता है, ऐड करता है। जैसे एक एक फॉरेस्ट की बात करें, एक जंगल की बात करें, एक एग्जांपल मैं देता हूं, तो जंगल के अंदर हजारों तरीके के पेड़ होते हैं, हजारों तरीके के ट्री होते हैं। ओके, अगर मैं उसमें से किसी एक पेड़ का नाम लूं, एक ट्री का नाम लूं, तो वो होगा, ये आम का पेड़ है, ये अंगूर का पेड़ है, ये कटहल का है, ये इसका है, ये उसका है, ये सेब है। ठीक है, तो हमें एक स्पेसिफिक सर्वर का अगर लेना है तो मे बी दिस इज द सर्वर। ओके, बट इसका फिजिकल सेटअप हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फिजिकल सर्वर के साथ करना पड़ेगा। प्लानिंग कंपोनेंट मतलब दोनों कंपोनेंट के साथ आपको सर्वर सेटअप करना है, फिजिकल एंड लॉजिकल। पहले जब हम घर बनाते हैं, सिंपल इसको समझो, घर की प्लानिंग करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लैंड परचेज करते हैं। उसके बाद मान लिया कि वहां पर घर बनाना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका एक लॉजिकल स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। फिर लॉजिकल स्ट्रक्चर के बिहाफ पर कि हमारा सेटअप सही से हो रहा है, सब कुछ प्लानिंग हो रहा है सही से, तो फिर हम वहां पर फिजिकल मतलब कि सेटअप स्टार्ट करते हैं। तो दोनों तरीके से मिलकर काम होता है डोमेन के अंदर। ओके, जो फिजिकली सेटअप और सारी चीजें हैं वो फिजिकल है, जो लॉजिकल सेटअप का कंपोनेंट वर्क होता है वो हमारा क्या होता है, लॉजिकल कंपोनेंट होता है। तो फॉरेस्ट के अंदर हमारा क्या हो सकता है, मल्टीपल डोमेन हो सकते हैं, like there is global .com, there is globe or xyz dot com dot समथिंग। ओके, कुछ भी ऐसे मतलब मल्टीपल डोमेन हमारे हो सकते हैं, साइट ए डॉट ग्लोबल डॉट कॉम, साइट बी डॉट ग्लोब डॉट कॉम, साइट सी डॉट एक्स वाई जेड डॉट कॉम, ऐसे मल्टीपल डोमेन हो सकते हैं, मल्टीपल साइट्स हो सकते हैं। ओके, तो डोमेन एंड मल्टी डोमेन, जैसे ए डॉट सीखो लाइव डॉट लोकल, हमारा एक और देखो साइट हो गया सीखो लाइव डॉट लोकल, बी डॉट सीखो लाइव डॉट लोकल, सी डॉट सीखो लाइव डॉट लोकल, ओके, एशिया डॉट सीखो लाइव डॉट लोकल, यूएसए डॉट सीखो लाइव डॉट लोकल। ऐसे मल्टीपल टाइप्स के हम डोमेन प्लानिंग कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर हमारा एक और कंपोनेंट जो लॉजिकल वे में आ जाता है वो है ओ यू। ओ यू, ओ यू, व्हाट इज ओ यू, ऑर्गेनाइजेशनल आर्किटेक्ट, सॉरी, यूनिट, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहां आप भी काम कर रहे हो, वहां पर भी देखो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, मल्टीपल यूजर होते हैं, मल्टीपल ग्रुप्स होते हैं, मल्टीपल टीम होते हैं। तो सर्वर के अंदर एक ही फोल्डर के अंदर सबका डेटा तो रहेगा नहीं, एक ही फोल्डर के अंदर सभी का डिटेल रहेगा नहीं। फोल्डर में नाम ले रहा हूं, बट देयर इज अनदर कंपोनेंट जो कि कंटेनर और वे ये होते हैं। तो हर एक का अपना क्या होता है, एक यूनिट होता है कि मैं इस यूनिट का मेंबर हूं, मैं इस लाइक ओयू का हिस्सा हूं। ठीक है, तो ओयू बेसिकली इट इज अ कंटेनर, इट इज अ कंटेनर, लॉजिकल कंटेनर फॉर फॉर एडी ऑब्जेक्ट्स। जो भी हमारे एडी ऑब्जेक्ट हैं, एक्टिव डायरेक्टरी के ऑब्जेक्ट हैं, जैसे यूजर्स, ग्रुप्स, कंप्यूटर्स, उन सभी का ये क्या करता है, एक कंटेनर का काम करता है, उनको रखने का काम करता है, उनको अलग अलग ग्रुप या ग्रुपिंग करने का, यूनिट बनाने का काम करता है। ओके,
जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक सर्वर बनाया, सीखो लाइव डॉट लोकल, इस सर्वर के अंदर हो सक इस मतलब ये मैंने डिप्लॉय कर दिया अपने हेड ऑफिस मान लिया दिल्ली में, दिल्ली। तो ये हमारा जो दिल्ली सर्वर है, मैंने इसको क्या किया, इसके अंदर अब हमारे दिल्ली ऑफिस में मल्टीपल टीम है। वहां पर डिपार्टमेंट वाइज अगर देखा जाए, अगर हम डिपार्टमेंट के बारे में बात करें तो वहां पर आईटी डिपार्टमेंट है, और हो सकता हो वहां पर एचआर डिपार्टमेंट हो, या मान लिया है। और वहां पर वर्क स्टेशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें वर्क स्टेशन, तो मल्टीपल वर्क स्टेशन है। जैसे हमारे पास लैपटॉप के लिए 200 वर्क स्टेशन बनाए गए हैं, और डेस्कटॉप के लिए 150 वर्क स्टेशन बनाए गए हैं। तो ऐसा हो सकता है। अब लैपटॉप के जितने भी लैपटॉप हैं, इन सभी को एक अलग यूनिट के अंदर रखने का काम ओयू के अंदर होगा। यानी कि ओयू के अंदर हम इन सब यूनिट को बनाएंगे, और उसके अंदर 50 लैपटॉप या 200 लैपटॉप का जो कनेक्शन है, 200 लैपटॉप का जो डेटाबेस है, वो मैं एचआर या फिर सॉरी वर्क स्टेशन के लैपटॉप के अंदर रखूंगा, मतलब लैपटॉप यूनिट के अंदर रखूंगा, ओयू के अंदर रखूंगा। जो भी हमारे 200 लैपटॉप्स हैं, जो भी हमारे 150 डेस्कटॉप हैं, उनको मैं यहाँ पर रखूंगा, ताकि इन केस सभी लैपटॉप पर कोई परमिशन अप्लाई करना हो तो मैं इस डोमेन के इस ओयू पर अप्लाई कर दूं, और वो चीज सक्सेसफुली इन 200 मशीनों पर एक साथ अप्लाई हो जाए। गेटिंग माई पॉइंट? कैटेगरी, यूनिट, ग्रुपिंग, इंडिविजुअल यूजर, ये सब इसीलिए तो बनाए जाते हैं कि मैं इंडिविजुअल किसी को परमिशन देना है, कोई टास्क देना है तो हम वो करें, ग्रुप में करना है तो ग्रुप बनाकर करें, है ना। ओयू के अंदर करना है, पूरे यूनिट के पूरे उस पर हिस्से पर करना है तो ओयू बनाकर करें। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? धीरे धीरे होगा, ये कई दिन सेशन चलेगा इस पर। चलूं आगे? यस सर। यस सर। ओके। तो ऐसे करके इसके अंदर कंपोनेंट होते हैं। ओके। मैं इन ब्रीफ इन सभी कंपोनेंट को एक बार डिटेल करता हूं। जैसे एक हम लोग ले लें फिजिकल, समरी एंड लॉजिकल। तो फिजिकल हमारा क्या होता है, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, फिजिकल हो गया। और लॉजिकल मतलब होता है कि एक तरीके का स्ट्रक्चर। ओके, लॉजिकल स्ट्रक्चर आर हायरार्की, हिरार्की, वट जो भी आप बोलो। टेंजिबल थिंग्स, टेंजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आपके सर्वर्स रखे हुए हैं, सारी चीजें। डोमेन कंट्रोलर्स, जितने भी आपके डोमेन कंट्रोलर्स हैं, सर्वर्स हैं। ओके, डोमेन्स एंड डेटाबेस, जो भी उस पर डेटाबेस बनाए गए हैं। ओके, जिसको मतलब देख रहे हो कि हमारा फोल्डर ओपन हो रहा है, डेटाबेस है। टेंजिबल थिंग्स एंड फिजिकल थिंग्स। ओके। तो डेटाबेस, डेटाबेस में हमारे सर्वर के अंदर एनटीडीएस डेटाबेस बनता है, और सिसवॉल करके बनता है। बस यही दो डेटाबेस यहाँ पर बनते हैं। इन्हीं के अंदर पूरे इन्वायरमेंट, मतलब पूरे सर्वर का या एडी का अपडेट होता है। इसमें हम लोग लॉजिकल के अंदर अगर आ जाएं तो बोल सकते हैं कि हमारे जो भी डोमेन का लाइक लॉजिकल स्ट्रक्चर है कि हमारा ये बनेगा, उसके अंडर में ये बनेगा, इसकी 3 ब्रांचेज बनाएंगे। ओके, जस्ट एक लॉजिकल हायरार्की। ओके। यहाँ पर हमारा डोमेन्स हो सकता है, ओयू हो सकता है, फॉरेस्ट हो सकता है, फॉरेस्ट में बहुत सारे डोमेन आ जाएंगे। ट्रस्ट हो सकता है, ग्रुप पॉलिसी हो सकता है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। अब अगर हम जितने भी हमारे मतलब कि डोमेन्स हैं, अगर हम इनके लैब सेटअप की बात करें, तब जाकर थ्योरेटिकल कुछ समझ में और आएगा कि क्या है कैसे है। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने एक मैं एक पूरा का पूरा यहाँ पर प्लानिंग कर लेता हूँ, फिर थ्योरेटिकल पार्ट समझेंगे।
एक सर्वर ले लेते हैं जो कि हमारा, ये पूरा लैब समझना, आपकी कंपनी के अकॉर्डिंग मैं लैब बना रहा हूँ। अगर किसी का बहुत बड़ा कंपनी है, 4-5 साइट चल रही है, तो मेरे साथ चाहे तो एक सेटअप ऐसे कर सकते हैं। या आप बस सपोज कर लो कि आपके सभी ब्रांच या सभी लोकेशन पर कुछ ऐसा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, ये हमारा इंडिया है, और यहाँ से हम मल्टीपल ब्रांचेज को लीड कर रहे हैं। कुछ ऑफिसेस हमारे यूएसए में भी हैं, कुछ ऑफिसेस हमारे कनाडा में हैं, कुछ ऐसे अलग अलग लोकेशन पर हो सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो फॉर एग्जांपल मैंने यूएसए लोकेशन पर अगर कुछ लेना है, सो नो वरी, मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ फॉर एग्जांपल यूएसए साइट। ओके, इधर भी हम ले सकते हैं। बट करेंटली इस लोकेशन पर मेरे पास एक लाइक दिल्ली हेड ऑफिस है, एचओ। तो अपने इस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर हमारा ये एक सर्वर है विच इज दिल्ली हेड ऑफिस। मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, दिस इज माय सर्वर। क्लियर है? और मैंने एक और सर्वर सेटअप करना है, फॉर एग्जांपल मेरा ये डोमेन एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लैब सेटअप करने के लिए सबसे पहले अपने सर्वर पर कोई भी XYZ एक सर्वर इंस्टॉल करना होगा। तो मे बी हमारे पास यहाँ पर सर्वर सर्वर 2025 है ना? तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ लाइक SRV 2022। जस्ट शॉर्टकट में लिखता हूँ, आप इसको समझना। ओके, तो सर्वर 2022 मेरा समझ लो इंस्टॉल हो गया। और मैं इस सर्वर का नाम देता हूँ लाइक DC 1, डोमेन कंट्रोलर 1। ओके, उसके बाद इसका जो कंप्लीट FQDN नेम होगा, FQDN फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम, इट इज सीखो लाइव dot local. This is the planning actually. Okay. Whenever we are going to plan an infrastructure for a company, and company have different offices on different locations, or different branches on different locations. So this is a way to establish your server, okay, on every location. But अभी स्टार्टिंग में आपको ये करने को नहीं मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग आप नहीं कर पाओगे अभी। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग के लिए हमें एक या मल्टीपल एडिशनल नॉलेज की जरूरत होती है। टॉप इंडस्ट्रीज के नॉलेज या एक्सपीरियंसेस होने चाहिए, है ना, जिसमें आप एडी में एक्सपर्ट रहो, एडी वगैरह का बहुत अच्छे से नॉलेज हो, तब आप इसमें एज अ बिगनर लेवल, लाइक कंपनी नेवर अलाउ यू टू सेट अप अ सर्वर। ओके, बट हम लोग पढ़ रहे हैं, मैं एडवांस पॉइंट लेकर चल रहा हूँ। तो एज अ स्टार्टिंग एंड स्टार्टिंग में आप क्या करते हो, यूजर बनाना, ग्रुप बनाना, ये सारी चीजें करते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग हमें वेंडर के साथ डील करना होता है। ओके, देर इज डेडिकेटेड कोर्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल ट्रेनिंग, where you will learn that how to set up like how to set up infrastructure, how to contact vendor, है ना, how to deal with vendor, है ना, what are the how many types of like components we need to buy from the vendor, कैसे vendor के साथ हम अच्छे से अपना सेटअप और सारी चीजें कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा करोड़ों लाखों करोड़ों अरबों खरबों का इन्वेस्टमेंट होता है। तो आप अगर सर्वर एडमिन का ट्रेनिंग ये 2 महीने का लेकर जाते हो, तो वो नहीं कहेगा कि भाई करोड़ों का आप खर्चा कंपनी का जो सेटअप है वो तुम करो। उसके लिए बहुत टॉप एक्सपर्ट्स टीम होंगी, है ना। आपको समझना होगा इन पॉइंट्स को। ओके, बट अगर ये नॉलेज है तो हम सरवाइव कर सकते हैं कि हाँ ये डोमेन्स होते हैं, सर्वर्स होते हैं, ऐसा टीम होता है, ऐसा वर्क होता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो FQDN हमने ले लिया, सीखो लाइव डॉट लोकल। यू कैन चूज एनी नेम, बट दिस इज माई रजिस्टर्ड नेम, तो मैं इसको यूज कर रहा हूं। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी अपना नेम ले लेना, है ना। बट ऐसा नेम मत परचेज मतलब कि लेना जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो इंटरनेट पर।
अगर वैसा आप लेंगे तो फिर वो एक रॉन्ग प्लानिंग होता है। जैसे मान लिया कि पूरी कंपनी 4 साल से आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लेवल पर चला रहे हो, और उसमें आपने एक नेम परचेज कर रखा है google.com, मतलब कि वो नेम ले रखा है google.com लोकल एरिया में। अब कल को कंपनी को आप वैन लेवल पर लेकर जाना चाहते हो पब्लिक इंटरनेट पर, तो क्या वैन लेवल के जितने भी सर्वर सेटअप हैं वो काम करेंगे, मतलब गूगल के? नहीं ना। गूगल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर क्लैश करेगा वहां पर, प्रॉब्लम हो जाएगी। सो बी केयरफुल अबाउट दीज ऑल थिंग्स, ओके। इसीलिए कहा जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग के लिए हमें कॉपीराइट, प्राइवेसी, रजिस्ट्रार के बारे में, मल्टीपल थिंग्स की नॉलेज होनी चाहिए, नॉट ओनली कि हाउ टू सेटअप एंड हाउ टू इंस्टॉल योर सर्वर, ओके। ये सारी चीजें। तो अभी के लिए मैंने ले लिया एक FQDN, एंड ऑफ कोर्स आई नीड एन IP एड्रेस टू असाइन ऑन दिस पर्टिकुलर सर्वर। सो आई वांट टू असाइन 192.168.1.10, ओके, /24। ये हमारा IP एड्रेस हो गया। आई वॉन्ट टू असाइन अ DNS सर्वर, सॉरी DNS IP, विच इज 192.168.1.10। दिस इज DNS IP, ओके। दिस इज माई प्राइमरी DNS। मैंने अपने सर्वर को ही DNS बनाना है आगे चल के, तो मैंने दे दिया। और मुझे यहाँ पर क्या लेना है? सबसे पहले तो मुझे FQDN और अपना सर्वर और ये सारी चीजें प्लान करते हुए फिर इसी के साथ काम करूंगा मैं। और ये लोकेशन हमारा कहाँ पर है? दिल्ली हेड ऑफिस है। अब इसके अंदर हो सकता हो, ध्यान देना, कंप्लीट प्रोसेस क्या है। इसके अंदर हो सकता हो मल्टीपल यूजर्स काम कर रहे हो, मे बी हजारों लाखों यूजर काम कर रहे हो यहाँ पर, मल्टीपल, एक मिनट, यूजर्स काम कर रहे हो, मल्टीपल ग्रुप्स काम कर रहे हो, मल्टीपल लाइक कंप्यूटर्स, ये सब अप्लाई किए गए हो। मल्टीपल ऐसे कंपोनेंट यहाँ पर क्या हो सकते हैं? हो सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने इंटरनल कंपोनेंट नहीं मेंशन किया कि OU हो सकता है, सब OU हो सकते हैं, पॉलिसीज GPO का कंपोनेंट हो सकता है, क्या हो सकता है, बट ये सब कुछ कंपोनेंट होते हैं जो इसी के अंदर प्लानिंग होंगे। मीन्स यू कैन क्रिएट थाउजेंड्स ऑफ यूजर ऑन दिस पर्टिकुलर सर्वर, एंड एवरी यूजर कैन एक्सेस फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट वर्क स्टेशन PC, okay, every user have access of server services from the different different locations. They can access server services within the intranet zone or outside of internet zone, right? वो कहीं से भी ये सारी चीजें एक्सेस कर लेते हैं या मैनेज करते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट मैंने क्या किया, एक प्लानिंग कर रखा है। नाउ नेक्स्ट थिंग, हाउ वी कैन प्लान अनदर सर्वर फॉर डिफरेंट लोकेशन, ओके। सो डिफरेंट लोकेशन के लिए हमें क्या करना है? फॉर एग्जांपल, मैं एक और साइट ले लेता हूँ, जो कि हमारा ये USA में सेटअप है, या फिर कहीं पर भी देखो, इंटरनेट से कनेक्ट हो तो दुनिया के किसी भी कोने से हो जाओगे, ये तो अंडरस्टूड रखो। तो मेरा एक और सर्वर मैंने यहाँ पर सेटअप कर दिया। मैं इसको एक काम करता हूँ, इधर रख देता हूँ, 1 मिनट, थोड़ा सा इजी रहेगा ये। एंड दिस इज माय सर्वर, और ये हमारा जो कंप्लीट ऑफिस सेटअप है इंडिया में, हेड ऑफिस हमारा यहाँ पर है। मैंने एक और सर्वर ले लिया, एंड फॉर एग्जांपल दिस इज द ब्रांच ऑफिस B1, ओके। ये हमारा B1 है, ब्रांच 1 है। अब ऐसे ही हमारा एक ये है जो कि है B2। B2, ठीक है। You can deploy these servers in a city, in a local like office, or all server in head office location, या डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट सिटीज, डिफरेंट कंट्रीज, कहीं पर भी। अब मान लिया कि ये मेरा जितना भी सर्वर है, इन सभी को मैंने आपस में क्या कर रखा है? कनेक्ट कर दिया। मैंने इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया, हेड ऑफिस के साथ सभी को कनेक्ट करते हैं, सॉरी।
मैंने इसको भी यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। ये अब जिद कर रहा है। ये हमारा ब्रांच ऑफिस हो गया। ये हमारा हेड ऑफिस दिल्ली है। तो अब ये हमारा हो सकता हो कि बेंगलुरु में हो सकता हो अनदर किसी लोकेशन पर हो। मैंने B1 B2 डाल दिया। अब सिटी वाइज आप जाना चाहते हो जा सकते हो। मे बी B1, ये मुंबई लोकेशन पर है। और जो B2 हमारा है, ये चेन्नई है। ये यूपी में बैठा है, एक ऑफिस है। ठीक है। मल्टीपल और हो सकते हैं, मैं चाहूँ तो और यहाँ पर सर्वर स्टेब्लिश कर सकता हूँ। जैसा नीड है, जैसा डिमांड है, वैसा हम लोग यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। ओके। तो इन सभी सर्वर को कनेक्टिविटी देने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? अगर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? आईएसपी की हेल्प लेना पड़ेगा, राइट? यस सर। आईएसपी नेटवर्किंग करनी पड़ेगी। तो सभी सर्वर हमारे कनेक्ट हो जाएंगे, तो मुझे हर एक लोकेशन के सर्वर को आईपी और नेम, ऐसे FQDN, IP, DNS, ये सब प्लानिंग करना पड़ेगा। मे बी यहाँ पर भी हजारों यूज़र हों। सेम यही जो चीज़ यहाँ पर है वही चीज़ यहाँ पर है। तो हमारे सर्वर का नेम क्या होगा यहाँ पर जो हमने सर्वर सेटअप किया? फॉर एग्जाम्पल इसका नेम मैं दे देता हूँ। द नेम ऑफ द मशीन इज DC2। ठीक है। हम पता कर पहचान जाएंगे कि हमारा दूसरा मशीन है। शॉर्ट नेम जितना रखेंगे उतना इजी रहेगा इंटरनेट पर रिकॉग्नाइज करने में। एंड FQDN विल बी, अब हमें उसी के अकॉर्डिंग प्लान करना है। तो मान लिया कि हमारा B1 है, तो मैंने लिख दिया B1 FQDN B1.SicoLive.local। ठीक है। और इसका जो IP एड्रेस है वो मैं यहाँ पर दे दूंगा, कुछ भी जो हमें सर्विस प्रोवाइडर से मिलेगा। तो मैं 20 कर देता हूँ /24 बिट के नेटवर्क में। और जो मेरा DNS है, मैं एज पर DNS कुछ भी दे सकता हूँ, बट करेंटली मुझे अभी ISP या कुछ सभी सभी कुछ हम ही लोग हैं। तो हमें अपने इसी सर्वर की IP इसके DNS के अंदर ऐड करना पड़ेगा, तभी जाकर कनेक्टिविटी होगा। 1.10। ओके, दिस इज द DNS सर्वर। एंड यहाँ पर भी हो सकता हो कि हमारे मल्टीपल यूजर्स हो सकते हैं, ग्रुप्स हो सकते हैं। मल्टीपल यूजर्स, ग्रुप्स, कंप्यूटर्स। कितना टाइम हो गया? 1 घंटा हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें हो सकते हैं। और क्या यहाँ पर रिकॉग्नाइज कराना हो, मे बी उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, जो हमारा ब्रांच ऑफिस का सर्वर है जो हमारे मेन ऑफिस के सर्वर से कनेक्ट होगा, इसको हम लोग बोलते हैं CDC। इन शॉर्ट इट इज, सॉरी, CDC, एंड इन फुल फॉर्म इट इज चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर। क्लियर हो रहा है? एंड दिस इज, व्हाट अबाउट दिस? मेन डोमेन। यस, मेन डोमेन। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं DC, स्टैंड फॉर डोमेन कंट्रोलर। इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं, इट इज PDC, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर। DC PDC, या मैं यहीं पर कर दूं, इट इज PDC, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर। क्लियर हो रहा है सबको? सर। इसको और भी नेम से जाना जाता है, इसको रूट डोमेन, है ना, टॉप लेवल डोमेन, या लाइक पेरेंट डोमेन। समझ रहे हो आप लोग? ऐसे
इसको बोला जाता है। तो कुछ भी आप बोलो, पेरेंट डोमेन, रूट डोमेन, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, मीन्स फर्स्ट सर्वर इज द रूट डोमेन और पेरेंट। ओके, तो दिस इज माय चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर। Root domain have complete permission to make any kind of changes in every type of domain. Okay, root domain can make the modification for child domain controller, but child domain have no permission to make any kind of modification. They have permission to read the data from the main server. Okay, but they have no permission, or particular child domain have no permission to modify any data on main server. Okay, but you can create multiples of child domain controller, child 1, child 2, child 3, child 4. As per need and requirement, you can set up your server on different locations as per the need and requirement, as per the traffic, user, business growth, जैसा भी आपका होता है, जिस भी लोकेशन पर करना चाहते हो, यू कैन इंस्टॉल मल्टीपल्स ऑफ सर्वर्स। ओके, जब तक आपकी ट्रैफिक प्रॉपर। अब गूगल का क्या लगता है, गूगल का एक सर्वर रखा होगा जिससे पूरी दुनिया चला रही है? नहीं ना, हजारों सर्वर उसके होंगे, डेटा सेंटर्स होंगे, है ना। जितना यूजर बढ़ता जाता है उतना सर्वर का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाता है कि जो भी रिक्वेस्ट है वो प्रॉपर हैंडल हो सके। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। अब ये जो भी चीजें हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये चाहे क्लाउड पढ़िए चाहे कुछ भी पढ़िए, यही चीज समझना है, ठीक है। यही प्लानिंग होती है। अच्छा, अब मल्टीपल चाइल्ड बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि अगर एक ही हमारा मेन सर्वर है और ये क्रैश हो गया तो, जल गया तो, क्यों? बैकअप बना लेने से तो सब कुछ होगा नहीं। अगर मान लिया बैकअप है तो ठीक है, मैं रिकवर कर लूंगा नई मशीन के अंदर इजिली, जल्दी से। बट क्या मल्टीपल सर्वर के लोड हमारे मेन सर्वर पर नहीं आएंगे? यहाँ हजारों यूजर इस पर ट्रैफिक डाल रहे हैं, ये हमारे सर्वर के साथ सिंक्रोनाइज नहीं होगा? होगा, अपडेट भी लेगा, पॉलिसीज, डिप्लॉयमेंट, सिंक्रोनाइजेशन, ग्लोबल कैटलॉग, सब कुछ यहाँ पर है। तो लोड बढ़ेगा, मीन्स देर इज द नीड ऑफ एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। क्या होता है यहाँ पर? एडिशनल डोमेन कंट्रोलर की नीड होती है। तो ब्रांच ऑफिस में 2 सेटअप करूं, यानी कि B1 ये है, B2, या तो मैं चाहता हूं कि नहीं, अब इसको मैं ADC सेटअप कर देता हूं। ADC मतलब कि ये भी हमारा क्या है, लाइक मैं मतलब कि B2 को डिलीट नहीं करो, B2 को बस समझाने के लिए लिया था। यू कैन सेटअप मल्टीपल्स ऑफ B2, B3, B4। क्लियर है? तो मैं एक ही बनाऊंगा, आप 10 बनाना। क्या जरूरत है, हमें तो प्रैक्टिस करनी है ना। हम लोग 10 बना के क्या करेंगे, एक ही बना लें, उसमें प्रैक्टिस कर लें, वैसे ही 10 बनेगा। जैसे एक में प्रैक्टिस होगा वैसे 10 में होगा। समझ रहे हो ना आप लोग? यस सर। यस सर। तो अब मैं यहाँ पर एक सर्वर जो है ये ISP से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं, लोकल एरिया में है, सो वी कैन सेटअप प्राइवेट कनेक्शन। डायरेक्ट हम कनेक्ट कर लेंगे अपने सर्वर को, और ये दिल्ली हेड ऑफिस का एक कॉपी सर्वर डाल देते हैं, दिल्ली HO का एक कॉपी सर्वर डाल देते हैं। और इसका भी हमें सब कुछ वैसे ही प्लान करना है जैसे हम अपने सभी सर्वर का करते आए, चाहे वो DC हो चाहे वो CDC हो। पहले तो कितने कंपोनेंट होते हैं? DC होता है जो कि होता है डोमेन कंट्रोलर, CDC होता है जो कि होता है चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर, एक ADC होता है जो कि होता है एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, एक RODC होता है जो कि होता है रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। ठीक है, अब एक नहीं, आप मल्टीपल बना सकते हो, सेम नेम से मल्टीपल DC बना सकते हो अपनी कंपनी के अंदर, मल्टीपल CDC बना सकते हो, मल्टीपल ADC बना सकते हो। ये इन शॉर्ट इसको बोला जाता है रूट सर्वर। इसको बोला जाता है एक तरीके का लाइक चाइल्ड सर्वर।
चाइल्ड डोमेन, इसको बोला जाता है एक तरीके का, सॉरी, शैडो सर्वर, या फिर शैडो डोमेन, या फिर कॉपी सर्वर। शैडो क्यों, एडिशनल को हम लोग बोल सकते हैं कॉपी, और बोल सकते हैं कि जस्ट क्या ऐड करें, शैडो, शैडो डोमेन, ठीक है, मतलब उसी का एक सेम कॉपी बनेगा। क्लियर है। एंड रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर को बोला जाता है, मतलब रीड ओनली डोमेन, इसके पास सिर्फ और सिर्फ रीड की परमिशन होती है, राइट की परमिशन नहीं होती है। जैसे एक घर है या बिल्डिंग है, आपका घर मान लो, बहुत वीआईपी घर है, और आपके घर में 10 मेंबर रहते हैं, मम्मी पापा बच्चे, आप सभी ऐसे, मतलब कि 10 मेंबर हैं। अब 10 मेंबर में एक और मेंबर होता है, या उससे ज्यादा होते हैं, जिनके पास परमिशन ले लेकर काम करने की आजादी होती है। जैसे वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड है, या कोई खाना बनाने के लिए रखा गया है, कोई भी ऐसा है, तो ऐसा कोई पर्सन जो हमारे इन्वायरमेंट में हमारे घर का हिस्सा तो है, बट उसको अथॉरिटी नहीं है कि वो कोई डिसीजन ले पाए। वो डिसीजन कब लेता है या वो कैसे काम करता है, जैसे उसको बोला गया कि, या उसको घर जाना है, तो वो क्या करेगा, पूछेगा कि मैं घर जा सकता हूँ, या जो भी आप आपसे ओनर से पूछेगा। ओके, तो समझ लो कि ये ओनर है, इसके पास पूरी आजादी है किसी को भी चेंज करने की। चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर है, इसके पास इतनी आजादी है कि ये अपना सारा काम कर सकता है, बट जैसे ही कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है, ये कहाँ जाता है, पेरेंट के पास। समझ रहे हो ना आप। एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, अब मान लिया मम्मी पापा घर पे नहीं है, तो गार्जियन कौन बनेगा, तो एक बैकअप के लिए, मान लिया बुआ को बुला के बिठा दिया, या किसी और को बना दिया कि भाई एक काम करो अभी, ये तुम एज अ बैकअप का काम करो, या फिर घर के सबसे बड़े बच्चे को बना दिया कि जो इनका डिसीजन होगा, अभी एक हफ्ते के लिए हम लोग ऑफिस या पर्टिकुलर पर्पस से बाहर जा रहे हैं, एक हफ्ते के लिए पर्टिकुलर पर्सन है जो आपके कंप्लीट डिसीजन का काम करेगा, टेम्परेरी, मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मतलब रूट डोमेन किसी भी रीजन बस डाउन हो जाता है, तो फिर कोई ऐसा सर्वर होना चाहिए जो पूरे सर्वर के सर्विसेज को मैनेज करने के लिए कैपेबल रहे, तो वो हमारा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। एक शैडो होता है किसका, डीसी का भी हो सकता है, सीडीसी का भी हो सकता है, किसी भी सर्वर का एक कॉपी सर्वर बनाया जा सकता है, जिसको बोला जाता है एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। मैं थोड़ा इजी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत टेक्निकल नहीं, डे 1 है, डे 2 डे 3 के बाद शायद हमारा और टेक्निकल टर्म स्टार्ट हो जाएगा। और रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर मैंने बता दिया कि ये हमारे घर के या हिस्सा तो है, बट ये सिक्योरिटी गार्ड हो सकता है, खाना बनाने वाले या कपड़े वॉश करने वाले, ऐसे, तो इनके पास पूछ पूछ कर काम करने की परमिशन होती है, या इनके पास वही अथॉरिटी है जो ये कर सकते हैं कि भाई इन्होंने, इनके पास कोई जैसे कपड़ा है, एक पर्टिकुलर लोकेशन पर पड़ा है, वो वहां से उठाकर इनको ले जाना है, उसके अलावा ऐसा नहीं है कि वो तिजोरी अलमारी से जाकर निकाल लें, उनके पास परमिशन नहीं है। अगर वो चीज परमिशन लेनी है, या कोई, मान लिया कोई थर्ड पर्सन उस कपड़ा ले जाने वाले जो धोने वाला है उसको बोलता है कि एक काम करो, उसके अलमारी से कपड़ा निकाल कर लाओ, तो वो उसके पास परमिशन है वो निकालने की, नहीं ना। ऐसे ही हमारे सर्वर के पास है, अगर आरओडीसी के पास, मान लिया कि आपकी 4 ब्रांचेज हैं, थोड़ा समझना, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, जितना जो याद आ जाए मैं पढ़ा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया कि आपका 3 लोकेशन पर सर्वर है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। अब मान लिया कि आपने, मैं एक बहुत बढ़िया एग्जांपल लाया था, भूल गया, 1 मिनट, इसीलिए नोट करते हुए यहाँ पर वो किया जाता है।
फॉर एग्जांपल मैं इसका एक एग्जांपल सेट करता हूँ। जैसे एक सर्वर है या एक पर्टिकुलर पर्सन है। अब इस पर्टिकुलर पर्सन को मैंने क्या बताया कि इसका काम क्या है कि तुम कपड़ा जो है वो इस प्लेस पर रखा होगा वही ले जाना। उसके अलावा तुम्हें परमिशन नहीं कि घर के किसी भी अनदर लाइक किसी रूम से किसी भी वहां से कपड़ा ले जाने की आज़ादी है नहीं। तो ये क्या करेगा, आएगा यहाँ जो रखा होगा उसको उठा ले जाएगा, है ना। अब बाहर से कोई ऐसा चोर है, कोई ऐसा पर्टिकुलर पर्सन है, दुश्मन है, कुछ भी हो सकता है। हमारे कंपनी हमारे सर्वर पर लोग बाहर से थ्रेट अटैक, साइबर अटैक, हैक करने के लिए। अब सोचो गूगल, यूट्यूब ऐसे सर्वर्स को डेली लाखों लोग हैक करने की कोशिश करते होंगे, है ना। तो ऐसे ही मान लिया कि इस पर्सन को ये पर्सन को पता है कि भाई इसको परमिशन है यहाँ जाने की। तो ये बोलेगा किससे, भाई एक काम करो, घर के अंदर क्या है, कैसे तुम अलमारी कितनी है, कहाँ कितने रूम है, ये सब बता सकते हो। तो ये कहेगा आई हैव ओनली रीड परमिशन, रीड ओनली परमिशन। मेरे पास सिर्फ रीड की परमिशन है, मैं कुछ अपने से चेक ही नहीं कर सकता। मुझे एक लिमिटेड परमिशन के अंदर रखा गया है, तो मुझे जानकारी नहीं है। ये अगर फोर्सफुली इसको बोलेगा तो कहेगा कि हमारे पास इतनी ही इंफॉर्मेशन है कि मुझे यहाँ पर जाना है, बाहर रखा होता है वहीं से ले लेना होता है। मैं गेट के अंदर मतलब कि मेन गेट में तो चला जाता हूँ, उसके अंदर भी बहुत सारे गेट हैं, उसके अंदर जाने की परमिशन नहीं है, रूम में जाने की, आंगन में जाने की सब परमिशन नहीं। तो कहेगा अच्छा ठीक है। तो फिर इसको ऐसा मतलब सिक्योरिटी बाउंड्री यहाँ पर मेंटेन होती है। कंपनी के अंदर क्या होता है, अगर मेन सर्वर है और यहीं पर वहां पर काम करने वाले 10 सर्वर के इंजीनियर हैं, सबको परमिशन है यहीं पर जाने की, सर्वर को टच करने की, तो वायलेशन हो सकता है, रूल वायलेशन, सिक्योरिटी वायलेशन, कुछ भी ऐसे हो सकता है। तो क्या होता है, या किसी दूसरे लोकेशन पर कोई सर्वर है या वहां से दूसरी मतलब दूसरी बिल्डिंग है, वहां के लोगों को कुछ एक्सेस करना है, कोई सर्वर पर काम करना है, कुछ ऐसा है, या कुछ चेक करना है। तो क्या होगा कि हम एक RODC डिप्लॉय कर सकते हैं, जो वहां के यूजर होंगे लिमिटेड परमिशन के साथ अपना सारा ऑथेंटिकेशन यहाँ के मतलब कि RODC पर उस बिल्डिंग के सर्वर पर कर लेंगे। और उस सर्वर के पास RODC की परमिशन है, तो वहाँ की जो टेक्निकल सर्वर टीम है वो बस वहीं के सर्वर पर जो चेंजेस करना चाहे कर सकती है। वो ऐसा कोई चेंजेस या कोई मॉडिफिकेशन कोई डेटाबेस नहीं मैनेज कर सकते जो हमारे सर्वर के मॉडिफिकेशन के लिए करता हो, या सर्वर मॉडिफिकेशन मतलब मेन सर्वर पर कोई मॉडिफिकेशन होता हो। यहाँ से कोई रिक्वेस्ट यहाँ पर मॉडिफाई करने के लिए डिप्लॉय नहीं की जा सकती। ये यहीं पर सारा काम करेंगे। रीड करेंगे कि हमारे सर्वर पर ये यूजर हैं, ये यूजर हैं, इनको इनको लॉगिन कराना है। तो हाँ यूजर है, यहाँ लॉगिन करा दिया, परमिशन है तो उसको लॉगिन करा दिया। ओके, रिक्वेस्ट बेस्ड चेंजेस यहाँ पर बोल सकते हो, ये सारी चीजें। तो ओनली रीड की परमिशन का मतलब कि मैंने 2-3 तरीके से एग्जांपल देकर आपको बताया, राइट। तो ये है एक रीड ओनली सर्वर। बट एडिशनल रीड ओनली की जरूरत रेयरली पड़ती है, बट आप बना सकते हो, है ना। सेम तरीका है जैसे ADC बनता है वैसे RODC बनता है। बट मैं यहां पर इसको बना रहा हूं एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, ADC। इन शॉर्ट इट इज ADC। तो मैं इसको लिख देता हूं ADC 1। ये हमारा क्या है, ADC 1। ओके। अब ADC 1 का जो FQDN होगा, बताओ क्या होगा, क्या लगता है आपको। ये कॉपी होगा तो सेम नाम से होगा ना। यस सर। सेम नाम से होना चाहिए। एडिशनल डोमेन कंट्रोलर शैडो क्या होता है, शैडो में अगर हम 2 फिंगर का शैडो दिखाएं तो वो 2 ही दिखेगा, 3 उंगली नहीं दिखेगी, राइट। तो FQDN हमारा क्या होगा, सेम नेम से होगा। DNS क्या होगा, चूंकि हमारे मेन सर्वर से ये कनेक्ट होकर काम करेगा, सो देयर इज 1.10। और यहां पर भी हम लोगों के क्या होंगे, रेप्लिकेटेड डेटा फ्रॉम मेन सर्वर।
रेप्लिकेटेड डेटा होगा मेन सर्वर से, चाहे वो यूजर्स का हो, फिर ग्रुप्स का हो, जो भी है। यूजर ग्रुप शॉर्टकट मैंने लिख दिया। जो भी हमारे यूजर ग्रुप्स और ये सब हैं, इन सभी का रेप्लिकेटेड डेटा होगा। मतलब कि आपने यहाँ पर एक यूजर वन क्रिएट किया, वो यूजर वन का डेटा ऑटोमेटिक इस सर्वर पर भी क्रिएट हो जाएगा। इस सर्वर पर आपने यूजर टू एक डेटाबेस क्रिएट किया, ऑटोमेटिक ये यूजर टू यहां पर भी क्रिएट हो जाएगा। यहां डिलीट हुआ, यहां भी हो जाएगा। शैडो में यही तो होगा। क्लियर है? यानी कि ये एक तरीके का शैडो सर्वर है, लोड बैलेंसिंग के लिए होता है, कॉपी सर्वर बोल सकते हो। अलग अलग काम के लिए इसको, मतलब अलग अलग नेम से ऐसे जाना जाता है। क्लियर है यहां तक सर, सबको? डिजास्टर रिकवरी के लिए अगर हम लोग करें तो हम लोग को ये लेना पड़ेगा, एडवांस्ड एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। हाँ, उस कंडीशन में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। ओके सर। हम्म। और कोई क्वेश्चन किसी को? सर मेरा क्वेश्चन है। आज जैसे कि आपने दो जो है हमारे सर्वर जो इंडिया में रखे हैं और एक मुंबई में रखा हो। हम्म। सो अगर ये तीनों सर्वर मेरे हमारे दिल्ली में होते, सॉरी तीनों सर्वर मैं दिल्ली में होते, तो ये ऑब्वियसली सी बात है कि सिनेरियो उसको समझ आता है कि आप इसमें कैसे कम्युनिकेट करेंगे। तीनों हम्म। एक ही स्विच से कनेक्ट होंगे। हम्म। लेकिन सर अगर एक मुंबई में पड़ा हुआ है तो इसका क्या हिसाब किताब होगा? ये थोड़ा सिनेरियो आप बता सकते हैं कि ये क्या इससे ये कम्युनिकेट करेंगे? जैसे अभी हमारा लैपटॉप आपके कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल से कनेक्ट है ना? जी सर। कैसे कनेक्ट है? आपका इंटरनेट चल रहा है, मेरा इंटरनेट चल रहा है, और ये आईएसपी इन दोनों को कनेक्ट तो करा रहा है ना? जी जी। तो समझ लो कि यहाँ पर भी इंटरनेट कनेक्शन होगा, पब्लिक सर्विस, पब्लिक आईपी यहाँ पर भी, और ये पब्लिक कनेक्शन है, तो फिर ये दोनों कनेक्ट रहेंगे। ओके, पब्लिक आईपी। हाँ, आईएसपी मैंने इसीलिए यहाँ मेंशन कर दिया था, राइट? ओके। आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो नेटवर्किंग या जो भी हमारा पार्ट होता है, जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, टेलीकॉम्स, है ना, ये सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वर्ल्ड वाइड सर्विसेज या इंटरनेट फैसिलिटी का। तो इनके केबल्स, मीडिया, ये सब क्या है, वर्ल्ड या पूरे देश में फैले हुए हैं, बिछे हुए हैं ना। हम्म। इनके टावर्स लगे हुए हैं, तो ये सब इन सभी को कम्युनिकेट करा देते हैं। हम लोग आईपी खरीद लेते हैं इनसे, इधर आईपी खरीद ली गई, और हमारे राउटर्स और इन राउटर्स के बीच में, क्योंकि हमारी डेडिकेटेड आईपी, इसकी डेडिकेटेड आईपी है, तो हम लोग राउटिंग भी करा सकते हैं, अगर पर्सनल राउटिंग या प्राइवेट राउटिंग करानी हो, है ना। तो अलग अलग हम्म। तरीके के वैन सेटअप होते हैं, वो होते हैं, कराए जाते हैं। ओके। अच्छा तो सर, एक और ऐसी बात। कंडीशन में हमें आईएसपी की जरूरत पड़ेगी। तो हाँ। आईपी हम एक ही डेडिकेटेड एक ही ले सकते हैं ना? नहीं, अब जैसे मैंने यहाँ पर सेम रेंज ले रखा है ना, जी जी। तो मैंने एक वर्ड भी यहाँ पर, जब मैंने ये आईपी देना स्टार्ट किया, तो मैंने बोला कि अभी तो हमारे पास आईएसपी ऐसा कोई सिनेरियो नहीं, तो हमें सेम नेटवर्क लेकर इनकी कनेक्टिविटी मेंटेन करनी पड़ेगी। ओके। बट जब हम जी जी। इंटरनेट पर होंगे, तो इंटरनेट पर मान लिया कि ये मुंबई वाले आईएसपी के पास पता नहीं किस रेंज की आईपी मिलेगी, हम तो नहीं, हम उसको अगर बोलें कि इस रेंज में आईपी दे, तो तू नहीं दे पाएगा ना, हो सकता है ये बिक चुकी हो, राइट? तो जो पब्लिक हाँ। आईपी अवेलेबल होगी वही तो हमें मिलेगा। हम्म। तो जो पब्लिक आईपी होती है वो तो आपस में कम्युनिकेट होती है। जब हम अपने घर पे दो कंप्यूटर के बीच में लैन केबल कनेक्ट करके कम्युनिकेशन कराते हैं, और एक की आईपी 10.0.0.10 करते हैं, और तो दूसरे के भी हमें 10 की ही रेंज में देना होता है, क्योंकि वो प्राइवेट नेटवर्किंग है। पब्लिक नेटवर्किंग में हमारा 10 है, और गूगल का 20 है, नो मैटर, क्योंकि वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, वैन सर्विस है वहां पर। ओके। हाँ बताइए अली सिद्दीकी, क्या क्वेश्चन? सर, जितने सर्वर्स उतने ही लाइसेंसेस। एक सर्वर पे, अभी तो जितने सर्वर उतने लाइसेंसेस नहीं, जितने सर्वर नहीं, जैसी जैसी सर्विसेज वैसे वैसे लाइसेंसेस, है ना। तो मतलब सर, अगर हम लोग दिल्ली हेड ऑफिस में, मतलब हमने सर्वर से कर रहा है, जो हम्म। हमारे मेन कंट्रोलर है, फिर मुंबई का है, तो हम लोग को इनके लिए सब, मतलब जो भी सर्विसेज हम लोग एक साथ रख रहे हैं सबको, तो उसके लिए हाँ, हर चीज के लिए डबल पे करना पड़ेगा, ट्रिपल पे करना पड़ेगा? डेफिनेटली। लाइसेंसिंग का मतलब है कि मैंने एक सर्वर खरीद लिया,
विंडोज सर्वर 2020-22 और डेटा सेंटर, ठीक है। उसका लाइसेंस, उसका चार्ज, मतलब उस ऑपरेटिंग सिस्टम, उस सर्वर का एक लाइसेंस की होगा, उसका चार्ज जो भी है 70,000, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, जो भी है वो आपने परचेज कर लिया, ठीक है। जैसे मेरा मेरा बात समझो, आप विंडोज 10 या विंडोज 11 सभी लोग इस्तेमाल करते हो, है ना। कोई मैक ओएस भी इस्तेमाल करता होगा एप्पल का। क्लियर है, समझ रहे हो आप लोग। विंडोज 10 आपने जब परचेज किया था तो उसका लाइसेंस की का चार्ज दिया होगा। हालांकि आपसे बोल के नहीं लिया जाता है, बट वो लिया जाता है, राइट। हेलो। जी सर। विंडोज 10, विंडोज 11 जो भी आप परचेज कर लिए, यूज कर रहे हो, उसका उसका चार्ज कितना होता है। अगर होम बेसिस है तो शायद आपको अंडर 3,000, 4,000 मिल जाए। अगर आपका प्रो एडिशन है तो मे बी 16,000 से लेकर 20,000 के आसपास पड़ता है, एंटरप्राइज या प्रो एडिशन, है ना। मतलब कि 12 से 20 हजार के बीच में पड़ता है ऐसे कुछ। तो वो किस चीज का लाइसेंस होता है। वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है ना, जो आप ओएस इंस्टॉल कर रहे हो, और वो आपके कंप्यूटर पर एक्टिवेट कर देता है उसके थ्रू। यहां तक क्लियर है। जी सर। अब उसके अंदर आप कोई XYZ सर्विस रन करना चाहते हो, तो उस सर्विस के अकॉर्डिंग आपको उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा ना। फॉर एग्जाम्पल, मैं उसमें कोई वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, समझना हमारी बात को, ये एक एप्लीकेशन है, तो आपको उसका पे करना पड़ेगा, है कि नहीं। सर्वर का मतलब ये नहीं होता है कि मैंने एक डेटा सेंटर खरीद लिया तो उसका 1.5 लाख, 1 लाख पे कर दिया, है ना। तो बस उतना ही हमें पे करना है। हमें अगर रिमोट सर्विस लेनी है तो RD या उसकी लाइसेंसिंग लेनी पड़ेगी, है ना। कैल बेस्ड लाइसेंसिंग होता है, क्लाइंट एक्सेस लाइसेंस, ओके। या पर क्लाइंट लाइसेंस, हर क्लाइंट के लिए कितने क्लाइंट्स आपको लॉगिन कराने हैं उनके लिए लाइसेंसिंग और सारी चीज़ें मैनेज करना पड़ेगा। लाइसेंसिंग इज़ वेरी टफ, ओके। समझ रहे हो आप लोग। हेलो। यस सर। क्लियर है। तो लाइसेंसिंग के लिए हमें नीड यूज़र या क्लाइंट कितने हैं हमारे। अगर हम क्लाइंट की लिमिट को एक्सीड करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग लाइसेंस हमें क्या करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा। रिमोट सर्विस ले रहे हैं, उसके लाइसेंसिंग लेनी है तो अलग है। RD और वेब सर्वर के RD वेब लाइसेंसिंग, और इसके अलग कंपोनेंट होते हैं। 180 डेज के लिए, 120 डेज के लिए फ्री मिलता है, फिर आपको पैसे देना होता है। या बोल सकते हैं पर कोर लाइसेंसिंग होती है। इवन देन आपके सर्वर पर कितने कोर हैं उतने कोर को ऑपरेट करने के लिए पर कोर लाइसेंसिंग होती है। आप समझ रहे हो हमारी बात। हेलो। जी सर। जी। ओके, मैं एक आर्टिकल सर्च करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट का। लास्ट बैच में था बट अभी उसका कोई लिंक सेव नहीं किया, मिल जाता है तो मैं आपको एक डिटेल देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर देखो, माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर पर, मैं माइक्रोसॉफ्ट के ही उस पर आता हूँ। थर्ड पार्टी वेंडर पर मत जाना, मतलब थर्ड पार्टी ऐसे इंटरनेट से, जब तक जेन्युइन कोई थर्ड पार्टी ना मिले। तो इसका साइट यहाँ से ओपन कहाँ से होगा। यही है, ये देखो। हाँ, अच्छा हुआ ये मिल गया। विंडोज सर्वर 2022। अब हम लोग टॉपिक बिल्कुल दूसरा आ गए, है ना। अब आ गए यहाँ तक तो देख लेते हैं। जब बहुत कोई सीरियस टॉपिक रहे तो हम्म, मतलब कि कुछ जो एक्सटर्नल या एडिशनल लगे कि ये हमारे उस टॉपिक से अलग है तो उसको बाद में पूछा करें। जैसे मैंने भी ध्यान नहीं दिया और मैं इसके पीछे लग गया,
तो वो जो फ्लो था ना वो ब्रेक हो जाएगा आपके समझने का। फिर आप सिंक नहीं कर पाओगे उस एडी के डेटाबेस या जो भी चीज़ें मैं समझाऊंगा। मुझे तो क्या, मैं कई सालों से 10 12 पता नहीं कितने साल हो गया इसको समझाते सिखाते, तो ऐसे मैं कुछ नहीं खोल के रखता हूँ, कोई डीएफ पीडीएफ नहीं, तब भी इसके बारे में मैं कई घंटे बोलता रहूंगा। तो देखो यहाँ पर 1,42,735 इंक्लूडिंग जीएसटी, टैक्स के साथ मतलब इंक्लूड करके जीएसटी ये है ना। हाँ हाँ, इतने उसके हैं। 10 क्लाइंट एक्सेस लाइसेंस के साथ 16 कोर का है, और ये लाइसेंस आपको मतलब ये कॉस्ट पड़ रहा है। मैंने क्या कहा कि कोर प्लस क्लाइंट क्या रिक्वायरमेंट क्या है, कितने क्लाइंट या कैल हैं, उसके अकॉर्डिंग इसकी लाइसेंसिंग होती है। डिजाइन्ड फॉर बिजनेस विथ मोर देन 25 यूजर एंड 50 डिवाइसेस, गेटिंग माई पॉइंट। हेलो, क्लियर है अली? से देखिए, ऐसा नहीं कि एक सर्वर हमने लिया, एक बार उसका चार्ज पे कर दिया तो हम कुछ भी उसके अंदर जितना भी चाहे वैसा करें, है ना। जी सर, समझ गया सर। तो ये सब है। तो इसका एक लाइसेंसिंग प्रोसेस आप देख सकते हो। अगर मैं 16 कोर लाइसेंस पैक लेता हूँ प्लस 5 कैल के लिए, तो ये कम हो जाएगा कुछ। कितना कम हो रहा है? 20,000 के आसपास। बहुत कम नहीं हो रहा है ना। तो ये सब है, ऐड टू कार्ट कर सकते हो, और इसके बारे में डिटेल और ये सब चाहिए तो माइक्रोसॉफ्ट के अनदर लाइक या वेंडर सपोर्ट और सारी चीज़ें ली जा सकती हैं। एंड और इसके बारे में आप कोर लाइसेंसिंग क्या है, इतना 1,000 इतना डॉलर डॉलर पर फॉर 16 कोर। ओके, मल्टीपल थिंग्स है। कैल क्या होता है? क्लाइंट एक्सेस लाइसेंस होता है। ये लाइसेंस होता है जो अलाउ करता है जो डिवाइस को एक्सेस करने के लिए विंडोज सर्वर की डोमेन सर्विसेज को, जो डोमेन ज्वाइन करेंगे, जो एक्सेस करेंगे सर्विसेज और ये सारी चीज़ें। ओके, क्लियर है? चलूँ, क्लोज कर दूं इसको? ठीक है, तो ये हमारा डीसी और DC2 और एडीसी का कॉन्सेप्ट रहा। ये शैडो सर्वर है। अब हमें इसकी लैब के लिए 3 सर्वर की इमेज मतलब 3 सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने VMware की मशीन पर। तो पहले हम डीसी बनाएंगे, और फिर इसके कंपोनेंट के बारे में देखेंगे, इसमें क्या क्या कंपोनेंट है, कैसे कैसे हैं। ओके, अब फिर वो फ्लो लाने में टाइम लगेगा, तो और उतना समय नहीं है, तो अभी यहीं सेशन को ड्रॉप करते हैं। कल हम इसका सेटअप के साथ स्टार्ट करेंगे रेस्ट अदर थ्योरी। ओके, तो सेशन समझ में आया आप लोगों को? जी सर। यस सर। ओके, एक चीज़ मैं यहाँ पर गाइड कर दूँ। बहुत यूनिक सा आपको एक अपडेट दे रहा हूँ कि वेबसाइट पर आप लोग जब भी सर्वर का एक्सेस ले रहे हो, आई थिंक सबको अब मिल चुका है। तो मैंने यहाँ पर अपडेट कर दिया है आज की डेट में ये पूरा सर्वर का, और बहुत सारा कंटेंट इसके अंदर अपडेट किया गया है, प्लस एग्ज़ाम का मतलब एक एग्ज़ाम सेटअप भी डाल दिया गया है जो बेसिक मॉड्यूल 1 से बिलोंग करता है, चैप्टर 1 से, जो बेसिक नेटवर्किंग है। आप अपनी नेटवर्किंग की नॉलेज को टेस्ट करने के लिए उस एग्ज़ाम को जरूर देंगे। 3 बार अटेम्प्ट अलाउ किया गया है। 3 अटेम्प्ट में अगर आप पास नहीं होते हो तो आपको पूरा कोर्स अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा। ओके, हर मॉड्यूल हर चैप्टर के अंदर जो भी एग्जाम होंगे इसको आपको पास करना है, तब सर्टिफिकेट या जो भी सारी चीज़ें आपको अवार्ड किया जाएगा, राइट। और ये चीज़ या ये पूरा जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, MCQ या ऑब्जेक्टिव है आप लोग कहेंगे, तो उसके अंदर ट्रू एंड फॉल्स भी डाल देंगे, सिनेरियो भी मिलेगा, बट इसके अंदर अभी एग्जाम 1 के अंदर जस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जिसको आपको आंसर करना है। बहुत इजी है। इस एग्जाम को जैसे आप स्टार्ट करोगे, देखो मॉड्यूल के सारे सेशन पढ़ने के बाद आपको ये देना है, ऐसे मॉड्यूल 2 के अंदर आएगा। तो ये 50 क्वेश्चन का सेट है। क्लियर है? जब आप अपनी आईडी से लॉगिन करेंगे तब ये अनलॉक होगा।
पूरा डिटेल एक पेज ओपन होगा जहाँ पर आपको लिखा मिलेगा, इंस्ट्रक्शंस होंगे, कितनी देर का टाइम मिलेगा, ये सब है। और कितने पर मार्क्स आपको लाने हैं पास होने के लिए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। अब इससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि आप एग्जाम में बैठोगे तो वो निकलेगा कि नहीं, है ना। अगर एक चैप्टर में मैंने 50 दिया है, 20 को, अगर 20 चैप्टर के अंदर मैं 50-50 क्वेश्चन का सेट देता हूँ तो कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी? 1000 प्लस, है ना। साइलेंट हो गए सभी लोग। यस सर। ओके, तो उसको करेंगे। मॉड्यूल 1 आप लोग दे सकते हो, सबमिट कर दोगे तो वो रिपोर्ट हमें मिल जाएगी ऑटोमेटिक। ऑलरेडी सबमिटेड सर। आपने एग्जाम दे दिया? हाँ जी दे दिया 97। अच्छा, कितना परसेंटेज आया? बहुत इजी है। 97 हाँ, इजी है। 97, इजी है। तो सभी को सबमिट करना है। ओके। आप ये जो मॉड्यूल 1 का है ये बेझिझक दे देना, जो जिन्होंने बेसिक नेटवर्किंग पढ़ा है, जस्ट उसमें आईपी डिवाइसेस, ओएसआई मॉडल, है ना, यही सब चीज़ें ऐड करी गई हैं। अच्छा परसेंटेज बनाए तो उससे ये रहेगा कि नेटवर्किंग के सारे टॉपिक वैसे ही आएंगे। अब अगले मॉड्यूल का जो होगा उसके अंदर ट्रू फॉल्स, ड्रैग ड्रॉप, एमसीक्यू मतलब कि ऑब्जेक्टिव, एंड फिल इन द ब्लैंक्स टाइप भी मैं डालूंगा 4-5 क्वेश्चन का। राइट। तो थोड़ा सा और नॉलेज बढ़िया से टेस्ट हो जाएगा। ऐसे सामने लिखा रहता है, गेस करके भी हो जाता है, वैसे भी हो जाता है। तो उसमें क्या है कि आपको जेन्युइन तरीके से फिलअप करना पड़ेगा, मतलब कि एक तरीके का हम लोगों को मेहनत करनी है कंटेंट को लेकर या टॉपिक को लेकर। आपको समझना है, स्किल्स को डेवलप करना है, नई नई चीज़ें सीखना है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। तो इन सब चीज़ों को आप हैबिट में लाओ। ऐसा नहीं है कि उसमें फेल हो गए या एक बार में नहीं हुआ तो डिमोटिवेट, और ये सब है। आप देखो कि आप कौन से क्वेश्चन में, आपके सामने लिस्ट आ जाएगी, आपने कहाँ गलती किया, कौन से क्वेश्चन में गलती किया। तो उस क्वेश्चन को आप फिर से समझने की कोशिश करो कि उसका क्या मतलब है, उसमें इतने ऑप्शन थे, उस क्वेश्चन को सर्च मारो दोबारा से। सर ये एग्जाम को वन टाइम ही दे सकते हैं या 3 बार। 3 बार? ओके। हम्म, है ना। अगर मान लिया एक बार में 97 आया, आप दोबारा देखो उस क्वेश्चन को कि वो आ, कहाँ पर 3 पॉइंट का वो आ रहा है, और फिर उसको रीअटेम्प्ट दो। हो सकता है रीअटेम्प्ट में फिर 95 भी लोगों का आ जाता है। आप जब एग्जाम, सर्टिफिकेशन एग्जाम में बैठते हैं तो ऐसे ही होता है कि एक बार आपका उतना बढ़िया वो नहीं आया तो आप चाहो तो स्केड्यूल करवा सकते हो एग्जाम। तो फिर कुछ चार्ज वगैरह भी हो सकता है, और शायद उसमें बोनस वगैरह भी मिल जाता है। तो कि नहीं नहीं, मेरा अभी बढ़िया, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं और बेटर कर सकता हूँ। तो ऐसा कुछ है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम में दिया, जैसे आपके ग्रेजुएशन के एग्जाम होते हैं उसमें कि पेपर में थोड़ा सा कम नंबर आ गया, पास हो बट कम नंबर है, नहीं अगर दोबारा मैं देना चाहता हूँ, अच्छा नंबर चाहिए मुझे। यही सब है। और क्वेश्चन, कोई क्वेरी, किसी को एंड करूँ सेशन? ओके सर। Yes. ओके, गुड नाइट।